हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपना टीचर अमरीक सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुट्रिप पर आपका स्वागत करता हूं। तो लीजिए बच्चों, आज मैं एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है रियल नंबर्स क्लास 10th के लिए। बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, ये क्यों करवा रहे हो, तो बहुत बार करवा चुके हैं। तो बच्चों, मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट लेसन तक क्लास 10th के सारे लेसन मैं एक एक क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगा। इस मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको हर वो क्वेश्चन करवा दूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ताकि आपको 100 में से 100 नंबर मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 306 एंड 657। ये CBSE 2019 पेपर में पूछा गया था। तो आइए चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ आपको। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर वो नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। इसका मतलब कि जब इससे डिवाइड किया जाए इन दोनों नंबर से तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग कि इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करो। तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है, पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी दोनों की, 306 और 657 की। तो वो तो आपको आती होगी, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, 306 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। सिमिलरली मैंने 657 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। तो आई होप ये तो आपको आता ही होगा। अब अपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे 2 था, 2 × 3 कितनी बार, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 टाइम्स 17 एक ही बार है 17। तो हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को। इसी तरीके से 657 को भी लिख लीजिए, 657 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 3 टाइम्स 3 × 3, तो मतलब 3 की पावर कितनी है 2 टाइम्स, और साथ में क्या 73 है, क्या 73 है। तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, LCM ब्रैकेट में एलसीएम किसका 306, 657। अब इसको एलसीएम देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको ये फैक्ट पता करना है कि यहाँ पर कितनी स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ मतलब जैसे यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 17 है, यहाँ 3 है, यहाँ 73 है। तो इन सबको हम अलग अलग स्पीशीज़ बोल सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर 2 है, तो पहली स्पीशीज़ आगे 2, पहले 2 लिख दिया टाइम्स। अब अगली स्पीशीज़ क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, 17 भी है टाइम्स। अब यहाँ 3 ऑलरेडी लिख दिया था हमने, तो 3 वैसे ही रहने देना, 3 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में क्या 17 3। तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पर ये एलसीएम नहीं है। तो एलसीएम कैसे करना है, हमने पहले सारे स्पीशीज़ को इकट्ठा लिख दिया, जितने भी फैक्टर्स आए थे वो सारे इंडिविजुअली हमने यहाँ पर लिख देने हैं। अब इन सब का हाईएस्ट पावर जो है वो आपने लिख देनी है। जैसे 2, यहाँ पर देखो 2 इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, क्योंकि 2 एक ही बार है तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही ऑलरेडी है, तो 2 को ऐसे रहने देना है। अब 3, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ 3 की पावर 2 कर देनी है। सिमिलरली 17 है, एक ही बार है, और 73 एक ही बार है, तो ये आपका हो गया एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 3 = 9 × 17 × 73। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 22338। तो ये आपका हो गया एलसीएम। क्लियर। तो चलिए अब इस टाइप के एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये आपको CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2024 एंड 25 के अंदर पूछा गया था। तो आइए चलते हैं, इसको कैसे करना। देखिए, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना क्या लिखा है। वो कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। तो
तो पहला पार्ट तो ये समझ में आ गया कि इसका HCF फाइंड करना है इन दोनों नंबर का। तो HCF तो आपको निकालना आता ही होगा, तो पहले उसके लिए अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जैसे पहले की थी। तो आपको टाइम बचाने के लिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। 238 के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यह कर दिया, तो इसको पहले हम उसी फॉर्म में लिख देंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। 5 × 17 और इधर था 238, इसके फैक्टर्स आए 2 × 7 × 17। तो अब इसको HCF पहले निकालना है। HCF सिर्फ वही लिखना होता है HCF में जो दोनों के अंदर कॉमन है। देखिए इधर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो इसका मतलब 5 तो लिख नहीं सकते HCF के अंदर। अब यहाँ 17 है, यहाँ भी 17 है, तो ये देखो 17 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों जगह 17 है, तो हम वहाँ पर HCF हो जाएगा 17। अब कॉमन था तो दिस इज़ नोन एज आर HCF। अब आप बोलोगे सर आपको HCF तो 17 आ गया, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है दे आर हमें फाइंड करना है m की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, वो कहता है द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो हमारे क्वेश्चन में HCF क्या गिवन था? HCF गिवन है 85m - 238, तो हमने क्या करना है HCF इज इक्वल टू 85m - 238। तो अब क्या करना है, HCF हमारा कितना निकला 17, तो आपने इस HCF को रिप्लेस कर देना 17 से। तो 17 इज इक्वल टू 85m - 238। तो अब ये लीनियर क्वेश्चन बन गई। अब लीनियर क्वेश्चन में m की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इधर जाके प्लस हो जाएगा 17, ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा 238 इज इक्वल टू 85m। अब इसको प्लस करेंगे, कितना बचेगा 5 2, तो 255 इज इक्वल टू 85m। अब 85m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 255 डिवाइड बाय 85, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट कर, तो ये किससे कट हो जाएगी 85 को 3 से, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, m की वैल्यू होगी 3। तो देखा बच्चा, m की वैल्यू हो गई हमारी 3। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने ये निकाल लिया। अब देखो एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने CBSE सैम्पल पेपर में गिवन था HCF इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो क्या ये सेम क्वेश्चन LCM में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होगा, अगर HCF की जगह LCM आएगा तो आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर का पहले LCM निकाल लो, जैसे HCF निकाला वैसे LCM निकाल देना, एंड में LCM इज इक्वल टू ये कर देना इसके बराबर। फिर इसी तरीके लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करके m की वैल्यू या जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाई होके आ सकते हैं। क्लियर? तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे एक और क्वेश्चन CBSE 2023 ईयर्स में सेकंड सेट में आया था। वो कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब तरीका वही है सबसे पहले क्या निकालना है आपको, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है। जैसे 1 2 3 से लेकर 9 तक ये सारे सिंगल डिजिट नंबर कहलाते हैं। उसके बाद जब आ जाता है 10 11, तो 10 1 और 0 से मिलकर बनता है 10, तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। इसके अगला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 11। इसी तरीके से अगर हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर पूछेंगे तो कौन सा होगा 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है 100 1 0 0, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन के अगर आपको हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर पूछेंगे तो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, ध्यान से देखना कि क्या पूछा गया है। तो चलिए अब चलते हैं। दे सेइंग एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो पहले लिखना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा 10। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अभी हमने किया था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या निकालना है हमने एलसीएम।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। तो इसके एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 5, 2 इंटू 5, 5 टू 10 होता है, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किस किस का, 10,4 का। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कहते हैं कि यहाँ पर देखो ये 2 है, 2 लिख देंगे, 5 है, 5 भी लिख देंगे। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो अब 2 दोनों के अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर लिखनी होती है एलसीएम निकालने के लिए। तो हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर इज़ 2। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 5 20। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलूँगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना बच्चों। आइए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुका है वो है, इफ़ ए की वैल्यू गिवन है, ये उसके प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है, बी की वैल्यू ये दी हुई है, सी की वैल्यू ये दी हुई है, एंड एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी इन तीनों का एलसीएम कितना है, 3780 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2024 एग्जाम में आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर ए बी सी की तीनों की दी हुई है। तो आपने क्या करना, पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका, ए कोमा बी कोमा सी। अब बोलोगे सर एलसीएम तो ऑलरेडी गिवन है। यस, तो बेटा एलसीएम गिवन है, बट हमने इनको यूज़ करके एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए वही रूल है जो पहले किया था हमने। पहले सारे स्पीशीज़ लिख लो, सारे फैक्टर्स लिख लो। यहाँ 2 है, 3 है, और यहाँ पर 5 है और 7 है, तो सारे लिख देने। 2 भी है, 3 भी फैक्टर है हमारा, 5 भी है और 7 भी है। तो हमने क्या करना है, सारे के सारे फैक्टर्स लिख देने एक बार। क्लियर। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर इज़ 2, तो हाईएस्ट पावर लिख दी है। अब 3 चेक करते हैं। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर x है, तो हम एज्यूम करेंगे ये हाईएस्ट है, तो 3 की पावर x। ठीक है। अब 5 सिंगल टाइम्स है, 7 भी सिंगल टाइम्स है, तो इसकी पावर 1 ही रहेगी। तो ये होगा हमारा एलसीएम। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बट एलसीएम ऑलरेडी गिवन था, क्या लिखेंगे, बट एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, इन तीनों का एलसीएम और कितना दिया हुआ है, 3780। तो आपने क्या करना है, जो एलसीएम ऑलरेडी गिवन है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है अपने। ओके, तो हमने क्या किया, 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है। अब इसको लिख लेंगे हम लोग। तो अब क्या करना है, अब एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना गिवन था, ये था, और एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना गिवन है, ये भी गिवन है। तो ये हमारे पास गिवन था और ये हमने निकाल लिया इसमें से। तो इसका मतलब ये दोनों, जब एलसीएम ऑफ ए बी सी, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। 3780 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स हमने लिख देने हैं। तो यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 टाइम्स 3 कितना है, 1 2 3 टाइम्स 3 है, तो 3 की पावर 3 टाइम्स 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और यहाँ पर ये लिख देंगे 2 की पावर 2 टाइम्स 3 की पावर x टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर। अब देखो यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी सिंगल 5 है, यहाँ भी सिंगल 5 है, तो 5 से 5 कटिंग हो जाएगी। ये 7 था, ये भी 7 है, 7 की कटिंग हो जाएगी। तो अब जो बच गया उसको साफ सुथरा लिख लेते हैं। तो यहाँ आ गया 3 की पावर 3 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और यहाँ आया 3 की पावर x। तो अब लिखे ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 3 से 3 को कट कर देते हैं और x इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं, जो कि गलत है, टेक्निकली गलत है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड को कंपेयर करने से क्या होता है, x की वैल्यू की जगह क्या लिखा, 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। और बोर्ड एग्जाम में
जब भी आपका फाइनल आंसर आता है तो उसको हमेशा बॉक्स में बंद कर दिया करो, हाईलाइट कर दिया करो। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता कि आपका आंसर कहाँ पर है, पूरे पेज में ढूंढना नहीं पड़ता। जब आपने हाईलाइट किया होगा तो आपका एग्जामिनर का ध्यान सिर्फ इसके ऊपर जाएगा, और हो सकता है कि आपको यहाँ कोई गलती अगर नज़र भी आनी हो तो टीचर को दिखेगी नहीं, तो आप टीचर सिर्फ फाइनल आंसर देख के आपको नंबर दे सकता है। तो इसलिए हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कहता है चेक वेदर 9n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर स्मॉल n कोई नेचुरल नंबर है तो 9 की पावर n क्या वो 0 से एंड हो सकता है? इसके कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल 150 है, 150 के एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 70 एंड में कितना आ रहा है, 0। तो वो कह रहा है 9n, अगर n की वैल्यू कोई भी नंबर लिया जाए, कोई भी नेचुरल नंबर लिया जाए, तो क्या इसकी वैल्यू एंड विद 0 हो सकती है? चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9 की पावर सपोज 1 लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 9। क्या ये 0 से एंड हो रहा है? नहीं। अगर n की वैल्यू 2 ले लेते हैं सपोज, तो 9 9 जा 81। क्या ये 0 से एंड हो रहा है? नहीं हो रहा। इसी तरीके से 9 की वैल्यू मान लो 3 ले लिया, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो क्या ये 0 से एंड हो रहा है? नहीं। तो इस तरीके से, इसी तरीके से अगर 9 की वैल्यू n ली जाए, n मतलब कोई भी नंबर लिया जाए, तो क्या वो आंसर एंड में 0 आ सकता है? जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है। क्लियर? अब इसको करना कैसे वो आपको बताता हूँ। तो इसको करना कैसे, एक स्टेटमेंट याद रखो, फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो इसका मतलब इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ। तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही होने कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं, जैसे 30। तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 5 जा 30। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। ऐसे एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 170 लेते हैं। तो 170 मतलब 17 इंटू 10, तो 17 एक फैक्टर हो गया, और 10 आ गया, 10 इंटू मतलब 2 इंटू 5। तो देखो 5 2 से 10 हो गया, 10 17 जा 170। तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1000 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 हो गया। तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 1000। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, देखो 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को अगर टर्मिनेट 0 से करना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या क्या कंपलसरी है, 2 और 5 आना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो अब चलते हैं इसकी बात करते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो 9 की पावर n, तो 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 होता है, और होल की पावर कितनी है, n हो गया। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 3 आ रहा है। तो हमें तो चाहिए था 2 और 5 दोनों चाहिए था, कल्ला 2 भी चलेगा नहीं, कल्ला 5 भी चलेगा नहीं, तो दोनों चाहिए। तो आप लिखो सिंस, तो क्या कह रहा है, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9n डज नॉट कंटेन 2 and 5, सो 9n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये आपको 2 नंबर में आएगा। क्लियर? तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड, जो है प्रूव दैट √5 इज़ एन इररेशनल नंबर। बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आता हो। ये हमेशा आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा।
तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखा है, तो ये पक्का आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी जरूरी नहीं यहाँ रूट 5 ही आएगा, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, रूट 6 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 4 आ सकता है, रूट 8 आ सकता है, कुछ भी। तो इसको करने का एक ही मेथड है। यहाँ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपरली याद रखनी पड़ेगी, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को आपने कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करना है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है हम उसको एज्यूम करके चलेंगे उसके उल्टा, बिल्कुल। जैसे इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना था कि रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो उसका इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रैशनल। तो हमने एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया, उल्टा उसको एज्यूम कर लिया कि ये रूट 5 रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का एक रूल होता है, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब समझो, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स या को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इसकी कटिंग नहीं हो सकती ए और बी की। तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लिखना ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि कई टीचर्स को इग्नोर कर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, इन केस बी की वैल्यू अगर 0 होती है तो ए कोई इंटीजर होगा, इंटीजर अपॉन 0, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये तो नंबर ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये लिखना कंपलसरी होता है, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब हमारे पास आया रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमने इन दोनों को स्क्वायर करना है। रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस बी स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ ये लिखा हुआ दिस इम्प्लाइज टू। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पर, तो इक्वल टू और दिस इम्प्लाइज टू दोनों में फ़र्क होता है। दिस इम्प्लाइज टू कब यूज़ करना है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कंक्लूजन करते हैं, किसी चीज़ का कंक्लूड करते हैं। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि देखो इस साइड ए स्क्वायर है, इस साइड 5 है। इसका मतलब ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हुआ, एक 5 हो गया, एक बी हो गया, एक बी हो गया, तो मतलब बी स्क्वायर मतलब 2 बार बी हो गया। तो 5 किसका फैक्टर हुआ, ए स्क्वायर का फैक्टर हुआ, तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज टू। और अगर ए स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो इसका मतलब 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए आल्सो, तो इसका मतलब 5 ए का भी फैक्टर है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन आ गई, ये कंक्लूजन आ गया। अब क्या करना है, अब क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि 5 ए का फैक्टर है, तो इसका मतलब हम ए की जगह 5 उसका फैक्टर यूज़ करके कोई नंबर ले सकते हैं m, वेयर m इज़ सम इंटीजर, कोई भी नंबर इंटीजर हो सकता है m। तो हमने दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लिया, तो a की वैल्यू हमने 5m ले लेनी है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर 5b स्क्वायर वैसे ही लिखना है, यहाँ अच्छा गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर इसको आपने वैसे ही लिखना है 5b स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a को रिप्लेस कर देना किससे, 5m से, तो a की जगह हमने लिखा 5m। अब क्योंकि a का स्क्वायर था तो हमने क्या किया, 5m का स्क्वायर कर देना है। तो अब हमारे पास क्या आया, 5b स्क्वायर, यहाँ भी b लिख देंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर मतलब 25m स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इसको मैं रब करके आगे करता हूँ, तो इसको जिसे नोट डाउन करना आप लिख के नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर। तो अब हमारे पास लास्ट लाइन में आया था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, जो नीचे लिखा था वो मैंने ऊपर लिख दिया अभी। अब ये देखो 5 इधर जाके डिवाइड होके 25 से कटिंग हो जाएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर 5। तो हमारे पास क्या आया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो अब देखो ये फिर से वैसे बन गया जैसे पहले बना था। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन कंक्लूड करना, क्या इसका मतलब क्या हुआ, 5
बी स्क्वायर का फैक्टर है, तो आपने लिखना है 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। तो अगर 5b का बी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब 5b का भी फैक्टर होगा, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब देखो याद है पहले हमने क्या लिखा था, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 लिया था। अब क्या है हमारे पास, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब इससे क्या पता चलता है कि 5 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। इसका मतलब 5 क्या है, a और b दोनों का फैक्टर है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 1 पहले पिछली स्क्रीन पे आई थी। तो हमारे पास क्या आया, दैट इज a एंड b आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर है a और b का। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b जो है वो कोप्राइम नंबर्स नहीं है, और अगर वो कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है गलत प्रूफ करना। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या हुआ, गलत प्रूफ हो गई। क्या गलत प्रूफ हुई कि √5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने एज्यूम किया था कि √5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि √5 जो रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया था वो गलत प्रूफ हो गया। हैंस √5 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये आपको एंड में लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इस मेथड से करोगे तो आपको 3 के 3 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर। तो अब इसके जैसे एक और क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, वो कौन सा है वो मैं अगली स्लाइड पे लिखवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आपने पहले किया था उसके जैसे एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। वो क्या है, प्रूव दैट 2 + 3√7 इज एन इरैशनल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी नंबर चेंज हो सकते हैं, ये इरैशनल नंबर प्रूव करना है। गिवन दैट √7 इज एन इरैशनल नंबर, बट इसके अंदर जो रूट है ये इरैशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि ये नंबर भी इरैशनल नंबर है, ये प्रूव करना। अब बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है या 5 नंबर में आ सकता है। इन केस ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो उस केस में क्या आएगा, आपको सिर्फ इतना गिवन जाएगा, पूछा जाएगा प्रूव दैट 2 + 3√7 इज एन इरैशनल नंबर, बस यहाँ तक। तो 5 नंबर के क्वेश्चन का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले √7 को इरैशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था एग्जैक्टली। तो पूरा का पूरा वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद अभी जो करवाने वाला हूँ वो साथ में लिखना पड़ेगा, अगर ये 5 नंबर में आएगा तो। और अगर ये सेम क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो उस केस में आपको ये ऑलरेडी गिवन होगा, गिवन दैट √7 इज ए इरैशनल नंबर, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। क्लियर। तो अब मैं लिखवाता हूँ कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसको कैसे करना है देखो, आपके हमारे पास क्वेश्चन था प्रूव दैट 2 + 3√7 इज ए इरैशनल नंबर, गिवन दैट √7 इज एन इरैशनल नंबर, ये गिवन था। आपने क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से करना है कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से। लेट ये जो नंबर है दिस इज अ इरैशनल नंबर, सॉरी इज अ रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लेना है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। तो अगेन P एंड Q हमने 2 वेरिएबल एज्यूम कर लिए, और ये ऐसे एज्यूम किए हैं कि इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये कोप्राइम हुआ है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ओके, तो हमने क्या करना है, अब ये जो नंबर था इस 2 को धीरे धीरे सॉल्व करके उधर लेके जाना। पहले इधर एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आ गया। अब 3 को भी इधर नीचे ले आना। तो हमारे पास क्या बचा, √7 इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब देखो P क्या था, P हमने क्या एज्यूम किया था, इंटीजर। P इंटीजर है, ये -2 है तो -2 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और नीचे क्या 3 भी है।
तो क्लियरली p -2 q एंड 3 आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब सो ये पूरा RHS जो है दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। बट √7 इज एन इरैशनल नंबर, ये गिवन था हमारे पास कि √7 इज इरैशनल नंबर। अब ये कैसे हो सकता है कि RHS हमारा रैशनल नंबर आ जाए और LHS जो था वो इरैशनल हो गया है। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर इक्वल तो हो नहीं सकते कभी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत प्रूफ हो गया। हैंस 2 + 3 √7 इज एन इरैशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा आपने इस तरीके से करना है। इज दैट क्लियर? तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैंने इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज करवाएंगे वो सारे के सारे की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इसके जैसे सिमिलर असाइनमेंट भी उसके अंदर अपलोड होती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। क्लियर? तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 ये पूरा नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। मतलब हमारे क्वेश्चन में उन्होंने गिवन है कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, इसको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करोगे, पहले क्या करो, इस नंबर को आपने एज सच लिख देना है। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है 2। आप बोलोगे सर कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2xy + 7 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2, क्योंकि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये 2 टर्म्स है। क्योंकि जब बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो नई टर्म शुरू हो जाती है। तो एक टर्म पूरी यहाँ पर है, दूसरी टर्म यहाँ पर है, 2 टर्म्स है। सिमिलरली यहाँ देखो 7 × 11 × 13, तो ये सब मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये पूरा एक सिंगल टर्म होगी। अब बीच में प्लस था, ये नई टर्म होगी, क्योंकि प्लस के बाद जो नया नंबर आया ये नई टर्म होगी। जैसे यहाँ पर 2 × x × y, ये तीनों मल्टीप्लाई थे इसलिए इसको सिंगल टर्म माना हमने, और साथ में प्लस था 7, तो ये 2 टर्म्स होगी। सिमिलरली यहाँ पर हो गया एक ये पूरी टर्म होगी प्लस ये दूसरी टर्म होगी। क्लियर? अब दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालेंगे। जैसे देखो इस पूरी टर्म में इसके अंदर 13 आ रहा है, इसके अंदर भी 13 आ रहा है, तो हमने 13 बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट स्टार्ट। तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, 7 × 11 बचा, और 13 की जगह 1 हो गया, +1, तो ये कॉमन निकालो तो आपको आता ही होगा। अब इस सबको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 77 + 1 मतलब 78 हो गया। तो 13 × 78 हो गया। अब देखो 78 क्या नंबर है, 78 इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करके ये 3 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर था इसको स्प्लिट करके हमने 1 2 3 फैक्टर हो गए। सिंस द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, अब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 से 1 2 3 फैक्टर्स हो गए, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3 4 या 6 जितने मर्जी हो, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है हमारा कंपोजिट नंबर है। इज दैट क्लियर? तो आई होप बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप नीचे कमेंट करके आप लिख सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए, तो मैं इस तरह की वीडियो आपको बनाता रहूँगा। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए बच्चों, मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thanks for watching our video. Please like and subscribe our channel.